हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं उनको लेकर ये एक वीडियो है कि सर जनरल ओबीसी एससी एसटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या 70,060 अभ्यर्थी होंगे बाहर, ये कौन से अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, या मेरिट स्टेट वाइज लगेगी या डिस्ट्रिक्ट वाइज लगेगी। तो एक एक करके सभी प्रश्नों का निदान इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 70,060 अभ्यर्थी बाहर कौन से होंगे। आपने देखा होगा कि गत परीक्षा में जो विद्यार्थी पास हुए हैं वो पास हुए हैं 1,40,060 विद्यार्थी। जब ये इतने विद्यार्थी पास हुए हैं तो इनमें से केवल 69,000 विद्यार्थी ही लिए जाने हैं। इन 69,000 को यदि हम इसमें से निकाल दें तो जो बाकी बचते हैं ये सभी बाहर हो जाएंगे। दूसरा, इनमें से कुछ विद्यार्थियों को उनको भी निकाल देना जो फर्जीवाड़ा करके भर्ती में आए हैं। उनका या तो एकेडमिक कम है या उन्होंने भर्ती में कोई ना कोई धांधलेबाजी करी है, हम कह सकते हैं इस तरीके से, गलत मार्क्स भर दिए हैं। तो पीएनपी एक तो दो तरह के विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी है जिसने मानवीय भूल हो गई है, बाई चांस गलती से रोल नंबर चेंज कर दिया 10वीं का, या चेंज का कर दिया, हो गया, किसी साइबर कैफ़े वाले ने गलत भर दिया या खुद को गलत भर गया, क्योंकि फॉर्म में बहुत सारी डिटेल भरी जाती हैं तो कोई ना कोई गलती हो ही जाती है छात्र से। तो जो एक आध गलती है उसको पीएनपी ने साफ साफ चेंज करने से मना कर दिया है। तो उसके तहत भी बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर बाहर होने वाले हैं। क्यों? उसका मेन कारण ये है कि यदि उनको चेंज करने का मौका ना दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो बच्चे अपने आप ही भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो दूसरा है, एक किसी ने जानबूझ के भर्ती को में ज़्यादा प्रतिशत दर्शाने की कोशिश की है और सोचा है कि कहीं ना जहाँ काउंसलिंग स्टेशन बनेंगे वहाँ पे अपना जुगाड़ कर लेंगे और वो नंबर मान्य होंगे। उनको ये नहीं पता है कि यदि इस तरह की व्यवस्था जो वो पहले से करते आए हैं, ये योगी की गवर्नमेंट है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी शायद ही किसी को गलत काम के लिए बख्शेंगे। तो यहाँ पर आप भूल जाइए। यदि डॉक्यूमेंट में जानबूझकर अंक बढ़ाने के लिए कोई 10वीं का रोल नंबर चेंज करना एक बहुत बड़ी मानवीय भूल नहीं है, एक छोटी मानवीय भूल है। इसके अंतर्गत आप कोई लाभ उठाने वाले नहीं हैं। एक भूल ऐसी होती है कि आपने जानबूझ के नंबर चेंज कर दिए। तो नंबर चेंज करने से भर्ती प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ गलत है, उसको आप नहीं सुधार पाएंगे। एफिडेविट जो लगना है वो उन चीज़ों पर लगना है जहां आपने भर्ती में मान लीजिए फादर्स नेम, मदर्स नेम, डोमिसाइल या कुछ ऐसी चीज़ गलती हो गई है जहाँ पर आपने कोई लाभ नहीं उठाया है। लेकिन यदि आपने भर्ती में गुणांक का लाभ उठा लिया है, कहीं ना कहीं उस भूल का प्रभाव आपके गुणांक पर पड़ रहा है, तो आप फिर दंडी होंगे, आप अपराधी हैं। इसका मतलब यह है कि आपने नंबरों को चेंज किया है, चाहे आपने वो जान के किया हो या अनजाने में। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी पीएनपी से निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरह की भूल को अपराध माना जाए। तो जो लाभ उठाने के लिए किया गया अपराध है वो अपराध है, और जो वैसे ही चेंज हो गया है, फिलहाल तो सभी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। एफिडेविट यदि वहाँ का जहाँ काउंसलिंग स्टेशन है वहाँ पर यदि आपसे मांगा जाता है तो आप देंगे, वरना वो मान्य नहीं है, आपको घर भेज दिया जाएगा वापस। अब दूसरी बात है, मेरिट स्टेट वाइज लगती है या डिस्ट्रिक्ट वाइज लगती है, और मोबाइल ओटीपी वगैरह का क्या होगा। तो यहाँ पर साफ साफ ये है कि फ़िलहाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं विधायक जी के माध्यम से, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से। डीएम अपने ज़िले के डीएम को लेटर लिख के उस बात को वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है ताकि जिनका मोबाइल नंबर खो गया है वो भर्ती में बने रहें। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में एक बात निकल कर आ रही है, वो बात यह है कि यदि किसी को मोबाइल ओटीपी चेंज करने का हमने अधिकार दिया तो भर्ती में उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, फिर और भी समस्याएं आकर खड़ी होंगी। आप किस किस का निदान करेंगे, जबकि सॉफ्टवेयर ये लोग पहले ही बना चुके हैं और वो आपके मोबाइल नंबर से होता है। फिर भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही है, ऐसा पीएनपी सचिव का कहना है। इसका मतलब यह है कि मोबाइल नंबर से ही आपको जनरेटेड सॉफ्टवेयर है काउंसलिंग प्रोसेस का, वो मोबाइल नंबर से रन होता है, क्योंकि आपका जो मोबाइल नंबर है वही ओटीपी है, वहीं से जनरेट चीज़ें होती हैं। तो जो उनका सॉफ्टवेयर वर्किंग प्रोसेस है वो बिगिन होता है आपके नंबर से। ये सुनने में आ रहा है कि यदि उसको बदला जाए तो भर्ती प्रक्रिया समय से ना होकर फिर लेट हो जाएगी, फिर उसमें उनको बदलाव किया जाएगा, सबको ओटीपी दिए जाएंगे, फिर वो फॉर्म भरेंगे, उसके बाद फिर भर्ती प्रक्रिया चलेगी। जबकि
3 से 6 तारीख का शेड्यूल है पीएनपी का, तो पीएनपी किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं है। और उसका मेन कारण मुद्दा यही सुनने में आ रहा है कि जो सॉफ्टवेयर है उसको इतनी जल्दी बदल नहीं सकते, और बदल दिया तो नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते। तो हो सकता है उन विद्यार्थियों को सेकंड काउंसलिंग में भाग लेने के लिए बोला जाए कि यदि किसी के मिस्टेक है तो आप यहाँ उपस्थित हो जाएं अपने ज़िले में, और आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया इस आधार पर होगी। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, वो निश्चिंत रहें। अब नहीं निकलेगा, देर से निकलेगा, पर उनको काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा जरूर बनाया जाएगा। अब नेक्स्ट वाइज आती है कि मेरिट स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो यहाँ पर हम बता दें आपको, पिछली भर्ती बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 के तहत जो मेरिट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज लगती हुई आई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने फॉर्म में जो आपने फॉर्म भरा है उसमें आपने आगरा को प्रथम स्थान दिया है। तो यदि आपने आगरा को प्रथम स्थान दिया है और वही प्रथम स्थान पर आगरा पर और भी छात्रों ने उसको फिल किया है, तो जैसे ही आप एक पहले ज़िले पे मान लीजिए पहले नंबर पे आगरा की काउंसलिंग हुई फर्स्ट नंबर पे, तो आपकी प्रेफरेंस को देखते हुए आप वहाँ की कट ऑफ लगाई जाएगी वहाँ की नंबर ऑफ़ सीट्स के हिसाब से। अब वहाँ की नंबर ऑफ़ सीट्स मान लीजिए, सपोज़ करिए कि बुलंदशहर की हैं 840, मान लीजिए आगरा में सीट हैं 800 या 540 सीट हैं, जितनी भी सीट हो मान लीजिए 800 मानकर चलिए, मान लीजिए 800 सीट हैं और 800 सीट के लिए आवेदन किया है आप सभी ने। अब 840 सीट जैसे ही वहाँ पर मेरिट को नीचे गिराया जाएगा, सबके फर्स्ट नंबर के प्रेफरेंस को देखा जाएगा किस किस का आगरा भरा हुआ है। अब जिन जिन छात्रों का आगरा फर्स्ट नंबर पर भरा हुआ होगा पहले नंबर पर, तो वो मेरिट को नीचे गिराएंगे कि पहले नंबर पर प्रेफरेंस आगरा को किसने दिया है। जब वो 840 सीटें या 800 सीटें पूरी हो जाएंगी, वही लास्ट मेरिट होगी आगरा की। और जिनका वहाँ पर नियुक्ति मिल जाएगी, फिर उन्हें दूसरे ज़िले की काउंसलिंग प्रोसेस में उनको नहीं उठाया जाएगा, फिर दूसरा ज़िला उठाया जाएगा। मान लीजिए ज़िला उठाया हमने गाज़ियाबाद, जब हमने गाज़ियाबाद को उठाया या हमने मेरठ को उठाया या मथुरा को उठाया, तो हमने मान लीजिए लखनऊ ले लो आप। लखनऊ में मेरिट हाई जाती है काफ़ी, क्योंकि हमारी राजधानी भी है और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है, हर तरह की सुविधा है वहाँ पर। हमने लखनऊ ले लिया, मान लीजिए लखनऊ में 500 सीट हैं और आपने सबने दूसरे नंबर पर लखनऊ भरा, तो लखनऊ में क्या होगा कि आपको दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस देखी जाएगी किसकी लखनऊ है, उसके हिसाब से मेरिट को नीचे गिराया जाएगा। और लखनऊ की सीट फिल होने पर जिनको वहाँ पर नियुक्ति मिल जाएगी, फिर उनको तीसरे ज़िले की काउंसलिंग में उनको भी नहीं बिठाया जाएगा। मतलब ये है जिसकी सीट एक बार अलॉट हो गई उसको भर्ती में आगे नहीं लेकर जाया जाएगा। जिसकी जहाँ पर सीट अलॉट हो गई वो फिर आगे अगले ज़िले के लिए दावेदारी नहीं करेगा। और ये सब कार्य ऑनलाइन होने हैं। पहले 10-10 ज़िलों में जाकर बच्चे काउंसलिंग कराते थे, इस बार ये काम ऑनलाइन होना है। तो कुछ बच्चे जो कह रहे हैं मेरिट वाइज लगेगी लिस्ट, मेरिट वाइज लगने का अर्थ ये होता है कि ऊपर के 69,000 बच्चे ले लेना। यदि ऊपर के जो हाई मेरिटोरियस है 69,000 बच्चे अगर ले लिए जाएं, तो ये बच्चे जो बाकी साइबर कैफ़े पर जाकर हैरान हो रहे हैं या 1,40,060 लिए जा रहे हैं, इन सब ने परीक्षा पास की है, तो इनको सरकार बेवजह हैरान क्यों करती है अगर स्टेट वाइज मेरिट लगानी होती। यदि ऐसा होता तो जो सरकारी प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया में इन छात्रों को ना उठाया जाता। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि इन छात्रों को भर्ती प्रक्रिया में छेड़ रहे हैं या इनको बेवजह परेशान कर रहे हैं या हैरान कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं निकलता है कि मेरिट स्टेट वाइज लगा दी जाएगी। मेरिट डिस्ट्रिक्ट वाइज लगती आई है। हर जिला स्तर की मेरिट आपने देखा होगा पिछली भर्तियों में, हर जिले की मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, इनकी सबकी अपनी अपनी लिस्ट निकलती है। काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अपनी अपनी ज़िले की लिस्ट निकलती है कि हमारे ज़िले में ओबीसी की इतनी, एससी की इतनी, एसटी की इतनी। उसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ पर सीधे सीधे मतलब उस बात के ये हैं कि भर्ती प्रक्रिया तो पूरे राज्य की है, लेकिन हर ज़िले के लिए जो आपने प्रेफरेंस भरी है उसके हिसाब से छात्रों को लिया जाएगा। तो जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट फिल किए हैं वो डिस्ट्रिक्ट फिल करना एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा आपकी भर्ती प्रक्रिया में। वरना तो फिर 75 ज़िले एक साथ ही ना एक तरफ से भरवा लेती गवर्नमेंट, इन्हें राउंड अप क्यों भरवाती। इसका मतलब है अपने ज़िले की मेरिट आपकी अलग अलग लगनी है। जो हाई मेरिटोरियस है उनको गृह जनपद मिल जाएगा, जनपद मिल जाएगा मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट, और
इसमें ये बिल्कुल भी ना सोचें कि स्टेट लेवल पर पहले 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 पूरे ज़िले पूरे राज्य की मेरिट बनेगी, उसके बाद ज़िले की बनेगी। ऐसा नहीं होगा। हर ज़िले की आपकी प्रेफरेंस देखी जाएगी, आपने प्रेफरेंस पर किसको भरा है। अब अगली जो बात आ जाती है वो आती है जनरल ओबीसी एससी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो यहाँ पर मेन बात निकल कर ये आ रही है कि जो ओबीसी एससी एसटी की जो कट ऑफ है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में कई मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि ओवरलैपिंग की, कॉमन नंबर बांट दिया, उससे लगभग 1.5% का गुणांक बदल गया। जो 3-3 नंबर फ्री के बांटे हैं, इस 3 नंबर को बांटने से लगभग 1.5%, अगर किसी की पहले 65 थे तो अब 66.5 हो गए यदि किसी को तीनों नंबर मिल गए। अब जो पढ़ा लिखा विद्यार्थी है उसके पहले से ही तीनों सही थे तो उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो बाकी विद्यार्थी उसको 1.5% पीछे छोड़ गए। तो भर्ती प्रक्रिया में ये भी एक गलत कार्य हुआ है कि कॉमन नंबर दे दिए गए हैं उनको, जिनका जो आधार रहित है, जिनको नहीं मिलने चाहिए थे, तो उससे बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है गुणांक पर। और दूसरा जो पड़ा है, जो रिक्त सीटें हैं, रिमेनिंग पोस्ट हैं, वो 22,000 सीटों को जोड़ने का प्रयास बड़े स्तर पर कुछ लोग तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग शांत बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हमारा जनरल में 64-65% है और हमारा नंबर आ जाएगा। तो मेरे भाई, आप बिल्कुल भी अपने दिमाग से बात निकाल दें, क्योंकि भर्ती में कुछ धांधली भी हुई है, कुछ पेपर लीक हुआ है। और पेपर लीक हुआ ये आपको भी नहीं पता और हमको भी नहीं पता कितने लोगों ने पेपर लीक कर लिया है। तो यदि बड़ी संख्या में पेपर लीक हुआ है तो उसका असर भर्ती प्रक्रिया में आपको देखना पड़ेगा और बाद में आप सरकार को गाली देंगे कि हमारे साथ सही नहीं हुआ है। इससे अच्छा है कि अभी रिजल्ट आने से पहले आप अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करिए 22,000 सीटों को जुड़वाने का, ताकि उसमें से 1-2 हज़ार सीटें जो बेईमान लोग हैं उनकी निकल भी जाएं तो भी आपका नंबर आ जाए। यदि 22,000 सीटें नहीं जुड़ती हैं तो मेरिट बहुत हाई जाने वाली है। जैसे अप्रत्याशित रिजल्ट आया था उसी प्रकार से अप्रत्याशित काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, आपके ख्यालों से कहीं दूर। जैसे कि यदि आप अब कहें जनरल, तो जनरल यदि 67-68% है, जनरल का छात्र यदि 67 से ऊपर है तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये भी लाइन पर सेफ़ है। 68+ वाला तो बिल्कुल सेफ़ है, यदि किसी 68+ % नंबर है ये तो बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन 67+ नंबर हैं किसी के तो ये सेफ़ माना जाएगा। इस समय भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है, जैसा इस समय देखने को मिल रहा है, अप्रत्याशित रिजल्ट के आधार पर बताई जा रही हैं चीज़ें, क्योंकि 1,30,000 से ऊपर फॉर्म भर गए, इसका मतलब है सभी लोग काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। पहले चर्चा उड़ रही थी कि इतने लोग बाहर निकल जाएंगे, इतने लोग बाहर निकल जाएंगे, कोई बाहर नहीं निकल रहा है, सब भाग ले रहे हैं, बचे कुचे वहाँ पीएनबी पर धरना दे रहे हैं, तो सभी हैं इस भर्ती प्रक्रिया में, कोई बाहर नहीं निकला। अब ओबीसी की जो कट ऑफ है वो भी एससी से जनरल से कम नहीं जाने वाली है, ये भी 66+ ही रहेगी। वो भी पिछड़े ज़िलों में जहाँ पर एजुकेशन लेवल थोड़ा नीचे है, जहाँ बेईमानी कम चली है, ईमानदारी की सीट है जहाँ पर, वहाँ भी 66+ नंबर, जहाँ सीटों की संख्या बहुत अधिक है वहाँ पर जाएगी ओबीसी की भी 66+। और जो एससी की है ये भी 62+, 1110 सीटें यदि जुड़ जाती हैं तो ये भी तो हो सकता है 61% पर आ जाए ये। तो यदि सीटें इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं जुड़ती हैं तो जनरल जो मेन आप सुरक्षित मानेंगे 68+ तो जनरल बिल्कुल सुरक्षित है, 67 वाला भी लाइन पर ही खड़ा है अभी। और वो भी भर्ती काउंसलिंग में यदि 10-15 हज़ार बच्चे बाहर निकल जाएं, ओटीपी या कारण कोई भी हो, किसी भी कारण से निकलें, तो इसको मान सकते हैं सुरक्षित। 68 वाला तो है ही सुरक्षित। और जो ओबीसी वाला छात्र है वो 67+ वाला बिल्कुल सुरक्षित है, और हम कह सकते हैं कि 66.5। आप इनको बिल्कुल आंकड़ों को लिख लीजिए और बाद में देख लेना आप। जनरल वाले जो हैं वो 67+, 67 से 67.5, ये वाले आप कह सकते हैं कि सुरक्षित है। अब आ जाइए ओबीसी पर। ओबीसी वाला आपका 66 से लेकर 66.5 तक के जो बच्चे हैं ये अपने आप को मान सकते हैं सुरक्षित है, बाकी इससे ऊपर की तो सुरक्षित है ही हैं, इन आंकड़ों से ऊपर की तो सुरक्षित है ही हैं। और जो एससी का बच्चा है वो 61 से 62.5 तक के बीच के जो बच्चे हैं, यदि यहाँ पर 1110 सीटें एसटी की एससी में जुड़ी तो 61 वाला सुरक्षित है, वरना तो इसे 61 को आप भूल जाइए। आप ले लीजिए फिर 62 से ऊपर वाला एससी वाला बच्चा सुरक्षित है। मतलब आप कह सकते हैं कि 61.5+, 61.5 से ऊपर वाले
SC वाले छात्र, और ST वालों का तो सबका सिलेक्शन हो ही जाने वाला है, PH वालों का भी हो ही जाएगा, लेकिन जिसके अधिक गुणांक है वो अपना सीटें सुरक्षित ना माने। 65-66 जनरल वाले जो हैं ये अपना भर्ती प्रक्रिया में सीटें जुड़वाने का प्रयास करिए, वरना बाद में मुंह देखते रह जाएंगे और आप अपने घर लौट कर आएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप भर्ती प्रक्रिया को अभी मौके पर, जो व्यक्ति बात नहीं करता है वो बाद में पछतावा करता है। ये सही मौका है अपनी बात को रखने का, अपनी बात को रखिए। कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात नहीं पहुंचा पाए तो आप भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं है। यदि आप पूर्ण रूप से टीचर बनना चाहते हैं तो आप एक टीचर वो है जो मार्गदर्शन दिखाता है छात्रों को। तो यदि आप भर्ती प्रक्रिया में किसी भी माध्यम से सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। बची हुई सीटों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 1,37,000 सीटें फिल करी जाएंगी, तो आप प्रयास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कमेंट करते हैं बच्चे कि हमारे इतने % पे नंबर आएगा नहीं आएगा। आप प्रयास तो करिए, नंबर क्यों नहीं आएगा आपका? सीटों को जुड़वाने का प्रयास करिए इसमें, जब भी आपका नंबर आ पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।